अब सोच के देखिए कि एक तरफ इलेक्शन का माहौल, दूसरी तरफ जुडिशियल ऑफिसर्स जो वोटर लिस्ट को वेरीफाई कर रहे हैं और अचानक उनका 9 घंटों तक घेराव हो जाता है। सवाल ये है कि स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था या किसी ने इसे प्लान किया? क्या इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था? और सबसे बड़ा सवाल, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच टकराव चल रही है तब सिस्टम किस तरफ खड़ा होता है? और इसी बैकड्रॉप में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में CJ सूर्यकांत इतने डिसअपॉइंटेड क्यों दिखे हैं? तो चलिए पूरे मैटर को समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब व्यूअर्स, हमने इस केस में तो देखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने तुरंत एक्शन लेते हुए केस को NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि वायलेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड, और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक वार्निंग है। ECI ने NIA को लेटर में बोला भी है कि द नेसेसरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर बी कंडक्टेड एंड द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट बी सबमिटेड डायरेक्टली टू द ऑनरेबल कोर्ट। मतलब ये मैटर डायरेक्टली कोर्ट के सुपरविजन में इन्वेस्टिगेट होगा। और इसके साथ ही ECI ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग भी बुलाई, जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, DGP और माल्टा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे। और यहाँ टोन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं था। CEC ने DGP से सीधा सवाल किया, व्हाई वाज देयर सच अ सिग्निफिकेंट डिले इन योर रिस्पॉन्स? अब ये एक अकाउंटेबिलिटी का मोमेंट था। अब इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है तो पुलिस ने 18 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, मुखफेरुल इस्लाम। ये सिर्फ एक प्रोटेस्टर नहीं बल्कि अलेज्ड मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बागडोगरा एयरपोर्ट से स्टेट छोड़ने की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें अरेस्ट किया गया। प्रोफेशनली एक एडवोकेट और पॉलिटिकली AIMIM से जुड़े हुए इस्लाम का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जहां वो ओपनली डिस्ट्रिक्ट के टॉप ऑफिशियल्स को चैलेंज करते हुए दिखे। उनकी लाइन थी, OADM, OASP, who is the CID? Where is the IB? Where are you? Come here. ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज करने जैसा था। अब सवाल फिर ये उठता है कि आखिर ये प्रोटेस्ट हुआ ही क्यों? ये पूरा इशू जुड़ा हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल में वोटर्स लिस्ट को रिवाइज करने का काम शुरू किया था, जिसमें फाइनल लिस्ट के बाद 63 लाख से ज्यादा नाम डिलीट कर दिए गए और लगभग 60 लाख वोटर्स को अंडर एजुडिकेशन डाल दिया गया। मतलब उनका स्टेटस अभी क्लियर नहीं था। जुडिशियल ऑफिसर्स को ये काम दिया गया था कि वो डिसाइड करे कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, और ये काम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद हो रहा था। तो जब ये ऑफिसर्स मालदा के कलौचिक सेकंड BDO ऑफिस में अपना काम कर रहे थे तब प्रोटेस्टर्स ने पहले मीटिंग की डिमांड की। जब परमिशन नहीं मिला तो सिचुएशन एस्केलेट हो गया और शाम 4:30 बजे के आसपास प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न ले लेता है और 7 जुडिशियल ऑफिसर्स, जिनमें 3 वुमेन ऑफिसर्स थी, उन्हें अंदर ही घेर लिया जाता है। ये घेराव सिर्फ कुछ घंटों का नहीं था बल्कि पूरे 9 घंटों तक चला। सोचिए, अब अंदर एक ऑफिसर का 5 साल का बच्चा भी मौजूद था। पुलिस ने फाइनली रात के करीब मिडनाइट पे रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया, लेकिन सिचुएशन तब भी काम नहीं थी। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस व्हीकल्स पर पत्थरबाजी की, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और ऑफिसर्स को एस्कॉर्ट करते वक्त उनका पीछा भी किया गया। ये विजुअल्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं और पूरे देश का अटेंशन इस इंसिडेंट पर आ गया है। हालांकि यही एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। कोर्ट ने इस इंसिडेंट को सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं माना बल्कि एक डायरेक्ट अटैक ऑन जुडिशरी के रूप में देखा है। बेंच ने जो कहा वो काफी स्ट्रॉन्ग था। दिस इंसिडेंट इज अ ब्रेजन अटेम्प्ट नॉट ओनली टू ब्राउबीट जुडिशियल ऑफिसर्स बट ऑल्सो challenges authority of this court. We have never seen such a polarized state. अब इस स्टेटमेंट क्लियरली दिखाता है कि कोर्ट कितना सीरियस है। कोर्ट ने बंगाल गवर्नमेंट को क्रिमिनल फेलियर तक कह दिया। ये एक बहुत हैवी ऑब्जर्वेशन था। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीफ सेक्रेटरी, DGP, SP और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबको डांट लगी है। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि ऑफिसर्स को रिलीज तभी किया गया जब कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंटरवेन किया। मतलब सिस्टम अपने आप टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। और सबसे शॉकिंग बात, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि वी आर ऑल्सो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड टू नोट दैट द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कुड नॉट बी कॉन्टैक्टेड। रीजन, उन्होंने व्हाट्सएप एनेबल्ड मोबाइल नंबर शेयर किया था। एक इमरजेंसी सिचुएशन में जब टॉप ब्यूरोक्रेट रीचेबल नहीं हो तो ये गवर्नेंस का सीरियस फेलियर माना जाता है। अब कोर्ट ने फर्दर कहा भी, इट ऑल्सो पेन्स अस टू ऑब्जर्व दैट द मैनर इन विच द चीफ सेक्रेटरी, द होम सेक्रेटरी, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, द कलेक्टर एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैव एक्टेड इज हाईली डिप्लोरेबल। ये एक डायरेक्ट इंडाइटमेंट है
एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का। और अब आते हैं पॉलिटिकल एंगल पर। ये क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम डायरेक्टली आया है? ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया गया है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि AIMIM ने कंफर्म किया है कि मुखबिरुल इस्लाम अभी भी उनके साथ एसोसिएटेड है। इससे पॉलिटिकल डायमेंशन कंप्लीटली डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं है, ये एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर टसल का हिस्सा बन गया है। जब स्टेट के लॉयर्स ने कोर्ट में ये कहा कि जो टॉप ऑफिशियल्स है वो ECI के अपॉइंट किए हुए हैं और स्टेट क्या उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया सामने आता है। मतलब अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन उठता है कि अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी किसकी है। अब कोर्ट ने इसी कंफ्यूजन को एड्रेस करते हुए क्लियर डायरेक्शन दिया था कि वी डायरेक्ट ECI टू एंट्रस्ट द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट टू ईदर द CBI और NIA। द कंप्लायंस रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू दिस कोर्ट। साथ ही जुडिशियल ऑफिसर्स की सेफ्टी के लिए सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करने का ऑर्डर भी दिया गया, इवन एट देयर रेसिडेंसेस। अब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, प्रिवेंटिव स्टेप्स भी लिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि BDO ऑफिस में एंट्री रिस्ट्रिक्ट की जाए। एक टाइम पर सिर्फ 3 से 5 लोग ही अंदर जा सकते हैं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड है ताकि फ्यूचर में ऐसा इंसिडेंट रिपीट ना हो। और सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सुप्रीम कोर्ट का डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ एक इंसिडेंट पर नहीं है बल्कि एक पैटर्न पर है। कोर्ट ने वेस्ट बंगाल को मोस्ट पोलराइज्ड स्टेट तक कह दिया। ये एक सीरियस रिमार्क है जो इंडिकेट करता है कि पॉलिटिक्स इतनी डोमिनेंट हो गई है कि इवन कोर्ट ऑर्डर्स का कंप्लायंस भी सेकेंडरी हो गया है। तो क्या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट था या फिर ये एक लार्जर सिस्टमिक फेलियर का सिम्टम है? क्या पॉलिटिकल पैकिंग थी या नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन बताएगी। लेकिन जो अभी तक सामने आया है वो ये दिखाता है कि गवर्नेंस, लॉ इन्फोर्समेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन में सीरियस गैप्स है। और शायद इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर्स को इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं थी बल्कि जुडिशरी की अथॉरिटी को चैलेंज करने जैसा था। जब जुडिशरी खुद को थ्रेटन फील करे तो डेमोक्रेसी के लिए ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। अब देखना ये होगा कि अप्रैल 6 को जब स्टेट के टॉप ऑफिशियल्स कोर्ट के सामने अपीयर होंगे तो वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? क्या पॉलिटिकल एंगल प्रूव होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या फ्यूचर में जुडिशियल ऑफिसर्स सेफ फील करेंगे जो वो अपना काम करने फील्ड में जाएंगे? ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।